नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। प्रत्येक ज्योतिषी का यह कर्तव्य है, या हम जब किसी भी कुंडली का सम्यक विवेचन करते हैं या उसकी समग्र प्रेडिक्शन उसका करते हैं, पूरी तरह से उसका फलित करते हैं, तो सर्वप्रथम यह हमारा धर्म बनता है, या प्रत्येक ज्योतिषी का धर्म बनता है, कर्तव्य होता है कि वह जातक की आयु का निर्धारण पहले कर ले। जातक की आयु कितनी हो सकती है, क्या उसकी संभावना बन रही है, उसके बारे में पहले विचार कर ले। उसके बाद ही कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण वो करे। महर्षि पराशर ने कहा कि 24 वर्ष तक मनुष्य की आयु गणित के द्वारा स्थिर नहीं की जा सकती है। इतने समय तक की आयु ग्रह योग आदि द्वारा निश्चय करना बताया गया है। इतने समय तक जप, होम, शांति और चिकित्सादि के द्वारा बालक की रक्षा करनी चाहिए। परंतु पराशर के बहुत काल के बाद जिन महर्षियों ने आयु विषय पर ध्यान दिया, उन्होंने कहा कि 8 वर्ष तक ही आयु की गणना उचित नहीं है। अब ज्योतिषियों ने आयु विभाग निम्न प्रकार से किया है। पहला है कि 8 वर्ष तक बालारिष्ट माना जाता है। अगर किसी जातक की आयु 8 वर्ष तक ही है तो उसको हम बालारिष्ट में गिनती करते हैं। 12 वर्ष तक की आयु योगारिष्ट मानी जाती है। 8 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के अंदर योगारिष्ट समझते हैं उसको। 12 वर्ष के बाद और 32 वर्ष तक जातक को अल्पायु कहा जाता है, यदि 32 वर्ष तक की आयु है जातक की। तो 70 वर्ष तक मध्यमायु कहा जाता है। 100 वर्ष की आयु तक पूर्णायु होता है जातक का। वैसे भी आदमी कहता है शतायु हो। 100 वर्ष तक की आयु को पूर्णायु माना जाता है। और 120 वर्ष तक की आयु को दीर्घायु बोलते हैं या उत्तम आयु बोलते हैं। 120 वर्ष तक का ज्योतिष का विश्लेषण हम करते हैं। जैसे जब ग्रहों की महादशा होती है वो पूर्णतः 120 वर्ष की होती है। 9 ग्रहों की जब महादशा हम मिलाते हैं तो 120 वर्ष की महादशा आती है। तो इस तरह से 120 वर्ष तक की आयु को हम दीर्घायु बोलते हैं, उत्तम आयु बोलते हैं। और यदि 120 वर्ष के बाद जातक की आयु होती है तो उसको हम अपरिमित आयु बोलते हैं। वैसा जातक अपरिमित आयु वाला होता है। अब पहला विभाग है बालारिष्ट। अब बालारिष्ट के बारे में हम जानते हैं। इसमें पहले गंड अरिष्ट जानते हैं। गंडमूल नक्षत्र। गंडमूल नक्षत्र के बारे में जब हम नक्षत्रों की चर्चा कर रहे थे तो उस समय हमने इसका संक्षिप्त विवरण बताया था कि गंडमूल के 6 नक्षत्र होते हैं, जिसमें अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठामूल और रेवती, अश्विनी, ये 6 गंडमूल के नक्षत्र होते हैं। तो अश्लेषा के अंत और मघा के आदि का जो दोष युक्त काल है उसको हम रात्रिगंड कहते हैं। अश्लेषा नक्षत्र का अंतिम समय और मघा के आदि का जो दोष युक्त काल होता है उसको हम रात्रिगंड की संज्ञा देते हैं। ज्येष्ठा और मूल के दोषयुक्त काल को दिवागंड कहते हैं। इसी को अभुक्त मूल भी कहते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र के बीच का जो संधि काल का जो दोषयुक्त दोषपूर्ण काल है उसको हम अभुक्त मूल की संज्ञा देते हैं और इसको दिवागंड भी कहते हैं। तथा रेवती और अश्विनी के दोषयुक्त काल को संध्यागंड कहा जाता है। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती का अंतिम 4 दंड तथा मघा, मूल और अश्विनी के आदि के 4 दंड,
के अभ्यंतर यदि बालक का जन्म हो तो विशेष रूप से अनिष्टकारी माना जाता है। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती का अंतिम का 4 दंड, 4 घटी, और माघा, मूल और अश्विनी का आदि का 4 दंड, प्रारंभ का 4 घटी। ये इस समय को विशेष अनिष्टकारी माना जाता है अगर इस काल में बालक का जन्म होता है तो। इन 4 अनिष्टकारी दंडों में पहला दंड या अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती का अंतिम 4 दंड हो, या मघा, मूल और अश्विनी का 4 दंड हो, प्रारंभिक 4 दंड। इनमें से पहला 4 दंड, पहला दंड जो है माता के लिए, दूसरा पिता के लिए, तीसरा स्वयं बालक के लिए, तथा चौथा दंड जो है सो भाई के लिए अनिष्टकारी होता है। ज्योतिष ग्रंथकारों ने ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में उत्पन्न बालकों के लिए बहुत कुछ लिखा है, जिसका तात्पर्य यह है कि इन नक्षत्रों के किसी भी अंश में जन्म होने से प्रायः बालक को अनिष्ट होता ही है। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित गंडांत तारा के बारे में, जो गंडमूल नक्षत्र हैं, इनके बारे में कुछ और जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।